मीडिया के बंधुओं के जरिए मैं बिहार के आम लोगों तक अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जो इस तरह के घटनाएं इतिहास में कभी कभी होती हैं। आप देखे होंगे, आप सुने भी होंगे कि जब मुगलों का शासन था तो देश में गांवों में या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के लिए जजिया कर जैसा सरकार ने लगाया था। उसी तरह से केरल में लोगों ने सरकार के तौर पे वहां ने राजाओं ने स्तन टैक्स तक लगाने का काम किया था। उससे भी खराब आज बिहार में सरकार ने गांव में रहने वाले लोग, गरीब लोगों पर पंचायती राज कानून को बदल करके इस तरह का टैक्स लगाने का काम किया है जिसकी तुलना मैंने मुगल काल और केरल में जो पुरानी सरकार थी, राजाओं की सरकार में जो था, उस जैसा यह टैक्स है। मैं ये कह रहा हूं कि उससे ज्यादा खतरनाक तरीके से लागू किया गया है। पूरे गांव के ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायतों में रहने वाले लोग का जीवन नरक समान बनाने के लिए इस तरह का कानून लाया गया है, जिसमें सरकार नल जल के नाम पे टैक्स लेने के लिए लिखी है, सरकार स्ट्रीट लाइट के नाम पे टैक्स लेने के लिए लिखी है, सरकार खेतों में जो पटवन होगा सिंचाई विभाग के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा उस पर भी टैक्स लेने की बात कही है। आप गांव में घर बनाए हैं उस पर भी टैक्स लेने की बात कही है। अगर आप रेहड़ी खोमचा ठेला भी लगाते हैं, मोची का भी काम करते हैं, या आप टमाटर और अंडे की दुकान खोलते हैं, ऐसे लोगों पर भी सरकार टैक्स लगाने की बात कही है। वह टैक्स न्यूनतम 100 रुपए प्रति परिवार से लेकर 5,000 तक भी हो सकता है, ऐसा बिहार सरकार ने कहा है। सवाल यह है कि टैक्स क्यों चाहिए सरकार को, और ये सरकार को इससे कितना टैक्स मिलेगा, एक अभी तक सरकार ने नहीं बताया। 2 करोड़ बिहार में जो घर हैं, अगर हम एवरेज 200 रुपया भी अगर माने टैक्स, तो छोटा सा पैसा टैक्स मिलेगा सरकार को। 4 से 800 करोड़ रुपया टैक्स मिलेगा। ये 4 से 800 करोड़ टैक्स वसूलने के लिए बिहार के 13 करोड़ जो गरीब लोग हैं, अगर उसकी खर्चे देखें लागत टैक्स वसूली का, तो उससे ज्यादा होगा। अभी तक जो हमको गांव के लोगों को देना पड़ता था, अपने बिजली जलाने के भी पैसे लोगों को देना था, टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे थे मोबाइल, उसका भी पैसा वो दे रहे थे, नमक से लेके कफन तक खरीद रहे थे उस पर भी जीएसटी वो 18 से 20% दे रहे थे, डीजल पेट्रोल इस्तेमाल किया उस पर टैक्स दे रहे थे, गाड़ियों पे चढ़ रहे थे उसका भी वो भाड़ा दे रहे थे। तो कोई ऐसा नहीं था जिसमें वो लगातार हमारे देश के और बिहार के गांव के लोग पैसा नहीं दे रहे थे। फिर उनके ऊपर यह दोहरा बोझ बढ़ाने की क्या जरूरत, जबकि जमीन जो है, जमीन जो खेती करते हैं उसको भी मालगुजारी देते हैं सरकार को। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे सरकार पैसा नहीं वसूल रही थी। देखिए, इसमें एक बड़ा गहरा षड्यंत्र है। गहरा षड्यंत्र क्या है कि जो लोग राज सत्ता के खिलाफ विद्रोह करेंगे, जो सरकार की बात नहीं मानेंगे, अडानी अंबानी के लिए जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है सैटेलाइट सिटी बनाने की बात, गांव के जमीन को कब्जा करके, इस तरह के तमाम लोगों में जब विरोध करेंगे तो ऐसे लोगों को ये होल्डिंग टैक्स, जो पंचायती राज सरकार का जो होल्डिंग टैक्स जो कानून बनाया है, जो अभी कैबिनेट ने पास किया है, इसके जरिए गांव के लोगों को धमकाया जाएगा कि आप तो या तो हाँ में हाँ मिलाइए, जमीन को लूटने दीजिए, नहीं तो आपके घर बुलडोजर जाएंगे। जैसे पटना में अगर कोई सरकार की बात नहीं मानता है तो उसको नगर निगम के द्वारा नोटिस किया जाता है कि भाई आपने जो घर बनाया है वो इलीगल है, या उसका फ्लोर रेशियो है ज्यादा बनाए हैं। तो डर से लोग, शहर के लोग क्या करते हैं, सरकार की हर बात को मान जाते हैं, कोई विरोध दर्ज नहीं करते। उसी तरह से चाहते हैं कि ऐसे कानून के जरिए गांव के लोग जो अपनी स्वतंत्र पहचान रखते थे, स्वतंत्र राय रखते थे, उनकी राय को कैसे दबाया जाए। एक नए औपनिवेशिक तरीके का यह कानून, इंपीरियलिज्म नए तरीके से, किसके द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा नहीं, विदेशी ताकतों के द्वारा नहीं उपनिवेश कायम किया जा रहा है। हमारे देश में हमारी बनाई हुई सरकार के द्वारा एक उपनिवेश के तौर पे हमको इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके का कानून पास किया गया है। कानून तो पहले से था 2006 से। आश्चर्य है कि यह नियम आज क्यों पास किया गया। टैक्स लगाने का अधिकार
पंचायती राज कानून में तो 2006 से था। फिर ये आज 26-20 साल बाद कैसे याद आ गया सरकार को कि गांव के लोगों से जो रोज जीवन, बिहार के 35% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जिसकी वो आमदनी 1200 रुपया महीने की है, वो उसके पहले ही उसके खर्चे नहीं जुटते थे। अगर 1200 रुपया है तो प्रतिदिन कितनी आमदनी हुई? 40 रुपया से भी कम। अब उन लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब वो लोग टैक्स सरकार को भरेंगे, जिस घर में रहते हैं उसका, जो गली में लगा है बिजली के खंभे उसका, जिस पर वो क्या बोलते हैं कि जो खेतों में पटवन करते हैं उसका। ये अलग है, ये अलग से लगाएंगे। पहले से जो दे रहे थे वो तो दे ही रहे थे। ये सब अलग से टैक्स लगाने के लिए जो सरकार ने पूरे बिहार के स्तर पे जो कानून पास किया है, इससे केवल कोई समाधान भी नहीं है। अगर इससे समाधान होता, बिहार की जो अर्थव्यवस्था, माली हालत खराब है, दिवालिया के कगार पे है, अगर उससे सुधरता तो वो भी हम लोग देने के लिए बिहार के लोग दूसरे तरीके से भी पैसा आपको दे सकते थे। आप सरकार के तौर पे 100 तरह का टैक्स पहले ही लगा रखे हैं, आप उसी टैक्स को बढ़ा लीजिए। आप जमीन पर आप पैसा लेते हैं मालगुजारी, उसी पर बढ़ा लें। आप जीएसटी लेते हैं लोगों पर, उसी से बढ़ा लें। या आपको बिजली के बिल लेते हैं, उसी पर बढ़ा लें। आप टेलीफोन का कनेक्शन दिए हैं, उसी पर आप टैक्स बढ़ा लें। लेकिन आप नए टैक्स क्यों लगा रहे हैं? जितने तरह का टैक्स बढ़ेगा उतने ही तरह का शोषण ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ेगा। अब ग्राम सेवक केवल जो सेवा के लिए था, अब वो सेवक नहीं रह जाएगा, वो ग्राम सेवक अब मालिक हो जाएगा गांव का, जिसके जरिए सरकार लोगों को धमकाएगी कि हमारे खिलाफ आप गए तो आपका जमीन हम कब्जा कर लेंगे, आपका हम घर कब्जा कर लेंगे, आपका घर ढहवा देंगे। जिस राज्य में 35% आबादी के पास, 70% आबादी के पास, जिसके पास, जिस राज्य के 70% आबादी के पास कोई आमदनी का फिक्स जरिया न हो, तो खर्चे फिक्स क्यों कर रहे हैं आप? बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम बाकी जो टैक्स दे रहे हैं, वो जीएसटी के रूप में दे रहे हो, या हम बिजली बिल के रूप में दे रहे हो, या हम टेलीफोन बिल के रूप में दे रहे हो, वो तमाम हमारा वेरिएबल है। मतलब हमके पास होगा, यूज करेंगे तो देंगे। तो जब हमारी कमाई नहीं होगी तो हम नहीं यूज करेंगे, हम नहीं देंगे टैक्स। लेकिन आपकी कमाई हो या ना हो, पंचायती राज के माध्यम से जो ये हम टैक्स वसूलेंगे फिक्स है, देना ही होगा महीने में। नहीं देंगे तो क्या होगा? सरफेसी एक्ट। सरकार अपना पैसा कैसे वसूलती है? सरफेसी एक्ट, जिसमें डीएम बैठ करके, सिविल एसडीओ बैठ करके वो तय कर देगा कि या तो पैसा दीजिए या आपको हम जेल भेजेंगे। आप लोन लेते हैं तो जेल जाते हैं कि नहीं? टैक्स नहीं जमा करेंगे तो जेल जाएंगे। ये सरफेसी एक्ट के जरिए उसमें से आम लोगों का, जो गांव में लोग हैं, उनको जेल भेजने का भी काम करेंगे। ये इस तरह का जो बिहार ने जो प्रयोग किया है, सम्राट चौधरी वाली जो सरकार, ये जो बीजेपी की जो नई सरकार, यह पूरे बिहार को एक गुलाम राज्य के रूप में तब्दील कर देगा। यह गंभीरता, इस गंभीरता को आप मीडिया के बंधु, आप स्वयं भी अध्ययन करेंगे और बातें आम लोग तक पहुंचनी चाहिए। नहीं तो बिहार एक ऐसा राज्य बनेगा जिसका कोई उदाहरण भारत के भीतर नहीं मिलेगा। 25 से 30 हजार करोड़ रुपए नल जल के नाम पे सरकार के खजाने से निकला, आज तक कहीं देख रहे हैं गांव में पानी पीने की व्यवस्था? 30% से ज्यादा नहीं है। एक भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं सरकार ऑडिट कराई कि हमने जो गांव में जो नल जल लगाया वो कितना % प्रभावी है। आज तक बिहार सरकार ने ऑडिट नहीं कराया कि जो स्ट्रीट लाइट गांव में जो जलाने के लिए लगाई वो कितना % उसमें लाइट आ रहा है, कितने में नहीं आ रहा है। कोई ऑडिट नहीं हुआ। लगातार बिहार में जो खर्चे किए जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रति पंचायत हर साल प्रति पंचायत कितने पैसे जा रहे हैं? 1 करोड़ रुपए। 5 साल में 5 करोड़ रुपए। लेकिन एक भी ऑडिट नहीं हुआ इस वास्तविक रूप से वहां पर पैसे गए कि नहीं, काम हुआ कि नहीं। आज भी गांवों की हालत बहुत बदतर है और इस बदतर हालत में भी सरकार एक नए तरीके का जो टैक्स, जो कम से कम 100 रुपया होगा और अधिक से अधिक 5,000 रुपया हो जाएगा, ये हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, व्यापार को ध्वस्त कर देगा। ये इसमें संकट है। मेरे साथ बैठे हुए हैं प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा जी, जो पूर्व में निदेशक रहे हैं इंडियन लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और भारत सरकार के जो प्लानिंग कमीशन होती थी तो उसके
सेक्रेटरी हुआ करते थे संतोष मल्होत्रा जी, जो देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। अभी इटली और रूस के विश्वविद्यालयों में वहाँ पे प्रोफेसर वहाँ हैं, वहाँ पढ़ाने का भी काम करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ कि इसका क्या असर होगा बिहार के आम लोगों पर, चूंकि आप प्लानिंग कमीशन के बड़े अधिकारी रहे हैं और देश को आपने एक दिशा दिया है। संतोष मल्होत्रा जी को आमंत्रित करते हैं मीडिया से बात करने के लिए। धन्यवाद सुधाकर जी। हो जाएगा, पकड़ा इतने से। मैं अर्थशास्त्री हूँ, मगर भारत सरकार में जैसे सुधाकर जी ने समझाया सचिव के स्तर पे भी काम कार्यरत था। सचिव का स्तर अगर आप समझना चाहें तो बिहार राज्य के चीफ सेक्रेटरी के बराबर होता है। तो ये मुद्दे थोड़ी सी हमारी भी समझ है। और पहली चीज तो मैं आपको ये कह दूं कि ऐसा सरकार कुछ नहीं करने जा रही है जो गैर कानूनी हो, अवैध नहीं कर रही। अवैध क्यों नहीं है? क्योंकि 73-74 में 1973-74 की बात कर रहा हूं मैं, 2 कानून हमारी संसद ने पारित किए थे। उन कानूनों के तहत शहरी इलाकों में लोकल बॉडीज को क्रिएट किया गया था। उसके अतिरिक्त पंचायती राज इकाइयां खड़ी की गई। पूरे देश में इकाइयां इस तरीके की खड़ी की गई। उस कानून में ये बात भी लिखी हुई थी कि जो तीसरा स्तर है हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन का, एक तो केंद्र है, दूसरा राज्य है, उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज के जो संस्थान हैं, उनको राज्य सरकार स्थानांतरित करेगी। 29 ऐसे विषय होंगे जो स्थानांतरित किए जाएंगे। राज्य सरकार जो अभी तक उन पे काम करती थी, वो इन छोटी तीसरे स्तर की इकाइयों पर। तो पहला सवाल आप पत्रकारों को ये पूछना चाहिए या जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या वो 29 के 29 विषय असलियत में स्थानांतरित किए गए कि नहीं किए गए। क्योंकि अगर किए ही नहीं गए हैं और वो सारा काम राज्य सरकार ही कर रही है, राज्य स्तर की सरकार कर रही है, तो वो छोटी इकाइयां जो बनाई गई हैं वो कितनी स्वायत्त हैं, उनकी स्वायत्तता है कितनी। मगर अब आप कर ये रहे हैं कि इन करों को लागू करके आप उनको स्वायत्त बनाने की कोशिश में हैं। अच्छा, क्या आप असलियत में स्वायत्त बना सकते हैं, उनको स्वाधीन बना सकते हैं क्या? कि मतलब उनको आप पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। पैसे कहाँ से? जो ये इकाइयां हैं, शहरी इकाइयां और ग्रामीण इकाइयां, 3 स्तर की इकाइयां होती हैं, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे और ग्राम के स्तर पे। उनको पैसे, उनके पास आज की तारीख में अधिकतम पैसा कहाँ से आता है? अधिकतर पैसा उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर एक फाइनेंस कमीशन हर 5 साल पे बनती है। 15वीं फाइनेंस कमीशन जो बनी थी, उसके अंतर्गत बिहार राज्य में पूरे 5 साल के लिए, यानी 20 से 25 तक 27,000 करोड़ का स्थानांतरण होना था। ठीक है, वो स्थानांतरण पूरा नहीं हो रहा है, वो करीब 19-20 हजार करोड़ हो रहा है। तो पहला सवाल तो ये है कि वो 19-20 हजार ही करोड़ क्यों हुआ है या हो रहा है। जैसा सुधाकर जी ने समझाया, अगर हमारे गांव करीब 8,000 हैं, तो 8,000 गांव के हिसाब से ये 20,000 करोड़ का आप कुछ नहीं तो 2-2.5 करोड़ हर गांव को मिलना चाहिए। अब ये मिला है कि नहीं मिल रहा है, आपने ये जानने की कोशिश की है कि नहीं? चलिए, आपने
पत्रकारों ने जानने की कोशिश की हो, सरकार ने तो जानने की कोशिश की होगी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सवाल ये भी है। और आपको ये सवाल करना चाहिए क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपके गांव, आप सब लोग गांव से जुड़े होंगे, आपके गांव में प्रधान जी को या सरपंच जी को वो पैसे निरंतर मिल रहे हैं कि नहीं, मगर वो मिल रहे हैं कि नहीं इसका ऑडिट हुए बिना आप पहले ही, सरकार चाहती ये है कि कुछ 400-500 करोड़ सालाना पूरे बिहार राज्य से इस तरीके के लोगों से, गरीबतम लोगों से, अब मैं थोड़ा सा गरीबी की भी चर्चा कर लेते हैं। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय 72,000 रुपए सालाना की कही जाती है, ठीक है। अब ये आपको जान करके शायद ताज्जुब होगा या नहीं होगा, तो ये भी जान लीजिए कि भारत जो गरीब देश है, आज भी गरीब देश है, और बिहार उसमें सबसे गरीब देशों में है, प्रदेशों में है। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग 2 लाख रुपए सालाना की है, प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए। बिहार की उसकी 1/3 है, आप समझ रहे हैं, 1/3 है उसकी। अब एक और आंकड़ा आपको बता देता हूं। 2005 में जब नीतीश बाबू की सरकार आई थी पहली बार, आपको याद होगा, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री 20 साल रहे हैं और उसके लगभग 17.5 से 18 साल भाजपा की मदद से ही रहे हैं। तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय तब भारत की प्रति व्यक्ति आय की 1/3 थी। 20 साल बाद वो प्रति व्यक्ति आय 2025 में वहीं की वहीं है, यानी कि वही 1/3 स्तर पे है। अर्थात बिहार ने तरक्की करी होगी, ये कोई नहीं मना कर रहा, मगर बिहार आज भी बहुत गरीब राज्य है और बिहार के ग्रामीण इलाके तो और भी गरीब हैं। क्यों गरीब हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारे देश में जो जमीन का की जो रैयत है हमारी, उसमें से रैयत जो पूरी देश भर में जो रैयत है, उसमें छोटा किसान, जो सबसे छोटा किसान होता है, मतलब जिसे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कहा जाता है, जिसका 5 एकड़ से कम की जमीन है, वो 84% है, ठीक है। ये देश भर का मैं औसत बता रहा हूं, मगर बिहार में ये 90 से 95% पहुंच जाता है। अब आप सोचिए कि इतना गरीब किसान जिसके पास, और वहां लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, तो भूमिहीन की प्रति व्यक्ति आय और कम होगी जो जिनके पास भूमि है उनकी बनिस्बत। अब उन ऐसे लोगों पे आप इस प्रकार का कर लगा करके कितना जमा कर लोगे? आपको ये सवाल करना चाहिए। आपको दूसरा सवाल ये भी करना चाहिए, जो बिहार राज्य की एक छठी फाइनेंस कमीशन बनी थी, 20 में बनी थी, उसकी 21 में रिपोर्ट जारी हुई थी। उसके अंतर्गत पैसे का स्थानांतरण इन सारी इकाइयों को होना चाहिए, यानी कि शहरी और ग्रामीण तीनों स्तरों को। ये जो स्थानांतरण पैसे का होता है, वितरण होता है, क्या वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी हमको सवाल करना है, क्योंकि आंकड़े हमको ये बता रहे हैं कि ये वितरण लगभग होना चाहिए था 5,000 करोड़ से ज्यादा, 5 से 7,000 करोड़ के बीच में। असलियत में वो वितरण हुआ है लगभग 3-3,500 करोड़। यानी कि जो आप स्थानांतरित कर रहे हो, वितरण कर रहे हो, वो भी उतना नहीं है जो आपको केंद्र सरकार से मिल रहा है।
तो आप क्यों कम कर रहे हो? शायद इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपके पास उन छोटी इकाइयों में ऐसे लोग ही नहीं हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकें। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नाम की चीज आप सब लोग सरकार के कुछ भी वास्ता रहा होगा तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एक चीज होती है कि आपको पैसे मिले, आपने उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया। जब आपने पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया, उसको लिखित रूप में आपने ऊपर के अफसर को भेजा, तब आपका अगला ट्रांच, अगला पैसा आता है। सही कह रहा हूं? तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं उन्हीं में कमियां हैं। मतलब इस्तेमाल ही पूरा नहीं हो पा रहा, या आप पूरा स्थानांतरित ही नहीं कर रहे हो, वितरित ही नहीं कर रहे हो, और आप उगाही कर लेना चाहते हो। अरे उगाही करने के लिए अगर आपके पास लोग नहीं होंगे तो आप क्या पटना से भेजोगे? और भेजोगे तो वो तो आम आदमी को जानता नहीं उसकी वो किस वित्तीय हालत में है। उसकी हालत देख करके उसके संग कोई रियायत करेगा? नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात सुधाकर जी ने ये कही, और यह बात आपको आपके दिमाग में घर कर जानी चाहिए, ये शहर और गांव का एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि शहर में तो कम से कम इतना ऐसा रोजगार फिर भी लोगों को मिल जाता है जिसमें महीने में एक बार आपको सैलरी मिलती है, हैं? जिसे रेगुलर जॉब कहा जाता है। गांव में इस प्रकार का किसके पास रोजगार होता है? अधिक 99% लोग, उनकी आय, जैसे सुधाकर जी सही बता रहे थे, वो कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, कभी कुछ नहीं होती। यानी कि उतार चढ़ाव उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। मगर ये कर तो आपको हर महीने देना पड़ेगा। सरकार ये कह रही कर आपको। अच्छा, आखिरी बात मैं ये कह करके खत्म करूंगा अपनी बात, जिसमें आप लोग कुछ और सवाल भी कर सकें, कि देखिए जो विकसित राज्य हैं हमारे, और जो देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर सोचें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो विकसित राज्य देश हैं उनमें इन छोटी स्तर की इकाइयों से में टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो काम गलत नहीं हो रहा है, मगर यहां पर स्थितियां ऐसी नहीं हैं कि आप उनका तुलना कर सकते हैं केरल से या तमिलनाडु से या ब्राजील से, अमेरिका तो छोड़ ही दीजिए। तो मोटी बात यह है, बहुत से सवाल हैं और उन सवालों पे आपको पहले सरकार को स्वयं ऑडिट करना चाहिए, और उस ऑडिट को पारदर्शी तरीके से हम सबके सामने रखना चाहिए। उसके बाद इस तरीके की उगाही की बात होनी चाहिए। जी, कोई सवाल हो तो ले सकते हैं। सर, जैसे अभी तो दरें इन्होंने तय नहीं की हैं, और इनका हवाला ये है कि जो बिहार की पंचायती राज अधिनियम है उसकी धारा 27 में